इस वीडियो में हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से भारत लौट चुके हैं और वो स्वस्थ लाभ ले चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी बिहार की राजनीति में असर डालती है और यही वजह है कि जब वो अपने किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास थे, वही रोहिणी आचार्य जिनको लेकर के यह दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए उन्होंने किडनी अंगदान की, जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य जब सिंगापुर से अपने पिताजी को भारत के लिए भेजती है तो वो एक भावुक अपील करती है। वो भावुक अपील क्या है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि निभाकर अपना फर्ज हमने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है, आगे आप लोग की बारी है, जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। हर बेटी या हर बेटा ये जरूर ये चाहता होगा कि उनके माता पिता दीर्घायु हो, और हम भी यही चाहते हैं, हर बिहारवासी ये चाहता है कि लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हो और वो बिहार की राजनीति में एक अच्छा खासा असर डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की सेहत को लेकर के एक भावुक अपील बिहार वासियों से की है, लेकिन सवाल यहां से पैदा होता है कि जिस लालू प्रसाद यादव की किडनी और उनकी सेहत को लेकर के उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इतनी फिक्रमंद है, तो सवाल उनको अपने जो भाई हैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था को माहौल बना रहे हैं? क्या बिहार में वो लोग जिनके माँ बाप पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, जिनके माँ बाप बिहार में इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो सालाना दिल्ली के एम्स में आते हैं इलाज कराने के लिए, क्या उनके लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान, और ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल के दौरान, बल्कि सवाल यह भी पैदा होता है कि तेजस्वी यादव को जब जब बिहार में शासन करने का मौका मिला तो क्या उन्होंने बिहार में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया है? लालू प्रसाद यादव की बेटी अपने पिता के स्वस्थ लाभ की कामना कर रही है, उनका परिवार भी पूरे जतन से अपने लालू प्रसाद यादव की सेवा में तत्पर है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ते अगर उनकी सेहत बिगड़ती है, जिस इलाज के लिए वो सिंगापुर गए, क्या वैसे स्थिति में इतना समय उनके पास होगा कि जो अपना इलाज कराने के लिए दोबारा से सिंगापुर जा पाए? ये एक बड़ा सवाल है और इन तमाम बिहार के चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के यही से सवाल भी पैदा होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और सवाल जो है वो हम तेज प्रताप यादव से, तेजस्वी यादव से ही पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर सत्ता में रहते हुए वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाएंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उदय कुमार सिंह हैं, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। हम लोग तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। उदय जी, एक लंबी बात मैंने कह दी है, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हो, हम भी कामना करते हैं, लेकिन जो अपील रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को लेकर के किया है, क्या ये अपील बिहार वासियों से है? उन्होंने ये अपील अपने भाई से क्यों नहीं की? पंकज जी, सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य की तरफ से अपने पिता के लिए जो किया गया है वो काबिल तारीफ है। एक लड़की अपने पिता की जान बचाने के लिए, लालू, आपको भी मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की दोनों किडनी जो है वो खराब हो गई है, तो रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर उनको जीवन दान दिया है। अब अपील की बात जब आप करते हैं तो ये अपील राजनीतिक है या फिर सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि उन्होंने बोला है, रोहिणी आचार्य ने बोला कि मैं अपने पिता को स्वस्थ करके और भेज रही हूँ आपके पास, आप इनके सेहत का ख्याल रखिएगा। तो सेहत में, राजनीति में भी जो सेहत का जो है ना मामला, तो वो कहीं राजनीति के लिए तो नहीं कह रही हैं। अगर राजनीति के लिए कह रहे तो रोहिणी आचार्य को, जैसा कि आपने बोला अपनी ओपनिंग में, कि ये अपील जो है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से क्यों नहीं की गई, और जो कि अब तक डिप्टी सीएम 2 बार रहे तेजस्वी यादव, लगता है मेरे ख्याल से 2 साल से ज़्यादा वो
रह चुके हैं अब तक दो टर्म में। और यदि लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, जो कि खस्ता हाल है बिहार में, आप जो है पूरे मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए या फिर अस्पतालों को ले लीजिए, तो हर जगह जो है वो स्थिति बद से बदतर है। और वो तब है जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों मिलकर 17 साल तक बिहार पर राज किए, 15 साल तक बिहार पर राज किए हैं। उसके बाद अगर ये स्थिति है कि आपको अपने इलाज के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको जाना पड़ रहा है सिंगापुर, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आपके शासनकाल पे भी, आप पे भी, आप बड़े नेता रहे हैं, आपको जो है ये बात सही है कि आपको जो है आपने समाज के लोगों को जो दबे कुचले और पीड़ित लोग थे उनको जो है राह दिखाने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्हीं पिछड़े दलित लोगों के लिए आपने एक अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं की। और यही कारण है कि आपको दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली जैसे एम्स में या फिर दिल्ली में भी बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ भी नहीं। आपके पास पैसे हैं तो आप जाके सिंगापुर में ट्रांसप्लांट करा लिए अपनी किडनी को, लेकिन जो गरीब गुरबा है, जो आपके जो अस्पताल में जाता है उसको दवाइयाँ नहीं मिलती है, समय पर इलाज नहीं मिलता है। और जैसा कि आपने कहा कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और उनमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो दम तोड़ देते हैं इलाज के अभाव में। पंकज जी, तो ये बड़ी बात आप बोल रहे हो, बहुत बड़ा इशू आपने उठाया है। और मुझे लगता है कि इस पे जो है न सिर्फ लालू प्रसाद यादव को, बल्कि बिहार में जितने भी अब तक सत्ताधारी रहे, जो सत्तासीन रहे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे सत्येंद्र नारायण सिन्हा हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ जब श्री कृष्ण सिंह जी से लेकर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन सब पे ये सवाल खड़े होते हैं कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आपको अपने इलाज के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। जी, इसमें देखिए सवाल ये इसलिए पैदा होता है कि ये रोहिणी आचार्य ने जो अपील की है, और वो अपने हर एक बेटी, चूंकि आपने भी उनको सैल्यूट किया और सभी कह रहे हैं कि अगर हर पिता को ऐसी पुत्री मिले कि जिन्होंने अपनी पिता के लिए जो है किडनी दान कर दिया, क्योंकि हर कोई ये नहीं करता है, तो इसलिए रोहिणी आचार्य की तो तारीफ के काबिल है ही। और एक तरीके से उन्होंने बड़ी लकीर खींची है कि ऐसे समय में कि जब लोग अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं और परिवारों में कटुता बढ़ती जा रही है, स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है, वैसे में उनका जो ये जो उन्होंने किया है, अपनी योगदान है, वो वाकई में जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल ये भी जो है उठ रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है या फिर तमाम लोग उठा रहे हैं, और यही बात जो है हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा रहे हैं कि देखिए बिहार में सबसे बड़ा, अगर आप देखें कि राज्य सरकार के सबसे द्वारा चलाए जाने वाला जो केंद्र है वो पीएमसीएच है। पीएमसीएच आप देखिए कि वहां की क्या स्थिति है। दोबारा से जब बिहार में जो आरजेडी और नीतीश कुमार की जब गठजोड़ बनता है, आप देखेंगे एक दिन तस्वीर वायरल होती है और तेजस्वी यादव जो है रात में जाते हैं पीएमसीएच में और डॉक्टरों को वो बहुत दौरा करते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। आप ये समझिए कि ये कैसी लाचारगी है या फिर बिहार सरकार की, या फिर ये आपके मंशा पर सवाल आप पे उठता है कि पंकज जी ये एक दिखावा है तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि आपने पिता ने कुछ नहीं किया। इसके पहले उनके भाई थे जो बड़े हैं, तेज प्रताप यादव, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उनके स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल खड़े हुए थे। स्वास्थ्य महकमा जो है बहुत बड़ा महकमा है, और ये जो है सीधा किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसमें जो है अब तक जो किया जाना चाहिए था पंकज जी, जैसा कि मैंने बोला, वो हुआ नहीं है। आपने पीएमसीएच की बात की, पीएमसीएच में अभी भी 2000 बेड्स हैं टोटल, और वहां प्रतिदिन 6000 से ज्यादा मरीज आते हैं। ऐसे मरीज आते हैं जिनको एडमिट करके उनको बेड मुहैया कराए जाने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है बेड उनको जो है, तो वो क्या करेंगे फिर, तो किसी निजी अस्पताल में जाते हैं या फिर इधर उधर भागते हैं। कहीं और जगह नहीं मिली तो फिर अगर बीमारी बड़ी है तो उनको जान का जोखिम भी होता है, और कई बार जो है वो जान भी चली जाती है मरीज की। आप तो देखते होंगे, आम बात है, कभी कंधे पे शव को लेके जाते हैं लोग, कभी गोद में बच्चे को लेके, मृत बच्चे को लेके जाते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती है, ठीक से खाने की सुविधा नहीं होती है, साफ सफाई की सुविधा नहीं
होती है। तो सवाल अनेक हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं पंकज जी, ये आंकड़े जो है, अगर आपने बात की है पीएमसीएच की, तो पीएमसीएच में जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ बच्चों का इलाज करा रहे हैं तो उनको बेड नहीं मिलता है। महिला वार्ड में दौड़ते रहिए तो वहाँ पे आपको कोई मदद देने वाला नहीं है। उसके बाद होता है कि दवाएं और जांच, जो कि अगर दवाओं की और जांच की बात करें तो सस्ती दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन महंगी दवाओं के लिए जो है वो पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है, महंगी दवाओं के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 बेड के बाद भी परिजन परेशान रहते हैं। यहाँ मरीजों को वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाती है समय पे। उसके बाद जो है भर्ती मरीजों का भी पेट नहीं भरता, इसलिए कि समय पे खाना नहीं मिलता। कभी 10 बजे खाना मिलता है, कभी 12 बजे आके, मतलब वहाँ मनमर्जी है। वहाँ के जो स्टाफ हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ करते हैं। रही डॉक्टरों की बात, तो बिहार में अब तक मात्र 17 मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। 11 जो हैं वो सरकारी हैं और 6 जो हैं वो प्राइवेट हैं। और इनमें टोटल जो है, अगर मैं बताऊं आपको, मेडिकल सीट्स जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, एमबीबीएस कोर्स करने जाते हैं, उसकी अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है 11, उनमें 1390, और जो प्राइवेट हैं उसमें 650 सीटें, टोटल जो 2140 एमबीबीएस सीटें हैं। तो डॉक्टरों की भी कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि इसके लिए दोषी सिर्फ सरकार नहीं है, डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर नहीं चाहते दूर दराज के इलाकों में जाके काम करना, उनको परेशानी होती है वहाँ पे, उनको शहर चाहिए, उनको सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन जब वो ओथ लेते हैं वो कहते हैं कि हम किसी भी इलाके में कहीं भी जाके गरीब से गरीब तबके वर्ग के लोगों को हर तरह से जो भी हमारे चिकित्सा व्यवस्था में होती है मैं वो करूँ। ये जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो उसका एक चिकित्सीय जो अव्यवस्था है बिहार में, वो हर जगह की एक पूरी उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन आप ये देखिए कि ये काम तो सरकार का है, और आप ये जब हम लोग सवाल जब ये पूछ रहे हैं तो सवाल ये पूछे जाएंगे कि भाई जब बीजेपी का शासन था, इससे पहले जो कांग्रेस का शासन था, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया? अरे उस वक्त उन्होंने नहीं किया तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पास, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जीवन को बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने उनको सिंगापुर भेजा। सवाल ये पैदा होता है कि जो जिस बिहार राज्य में जहां की प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है, लोग यहां पर बाहर से जो है काम काज करने के लिए बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहां पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आपके पास कोई भी ऐसा प्रदेश में एक स्तरीय हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों को बचाया जा सके। और आपको मालूम है कि एम्स में सबसे ज्यादा भीड़, अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं की होती है, वो सबसे ज्यादा वो बिहार, वो उन राज्यों में से एक शामिल है जहां सबसे ज्यादा लोग इलाज करने के लिए आते हैं। और एम्स के बाहर की स्थिति क्या है ये आपको मालूम है कि सड़क किनारे लोग जो है वो सड़कों पे लेटे रहते हैं ताकि अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो पंकज जी, आप एम्स के बाहर जाइए तो वहां पे ये सही बात है कि आपको सड़क पे लोग मिलेंगे। आप देखेंगे कि चाहे केजरीवाल हो या इससे पहले शीला दीक्षित हो, जब भी इस तरह की यहाँ पे चिकित्सा पर भार बढ़ता है, वो लगातार बिहारियों को इस तरीके से, एक तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किया है, और जिस पर राजनीति भी खूब हुई है। तो ये सवाल पैदा होता है कि लालू प्रसाद यादव के बहाने एक सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार भी सरकार में है, तेजस्वी यादव भी सरकार में है। तो आप कम से कम अपने पिता की हालत को समझते वो समझिए कि बिहार में वैसे लोग जो बहुत सारे परेशान हैं, गरीब हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, दम तोड़ देते हैं, उनके लिए कम से कम आप तो अभी भी तो राजनीति जो करना है वो कीजिए, लेकिन कम से कम एक बेहतर हॉस्पिटल बनाइए ताकि वहां के लोगों का इलाज हो सके। बिहार से पलायन बदस्तूर जारी है, और ये सिर्फ मरीजों की नहीं, बेरोजगारों की भी। आज हम आप जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं पंकज जी, हम दिल्ली से कर रहे हैं प्रोग्राम। हम भी यहाँ कमाने आए हैं। अगर घर में हमें काम मिलता तो मैं वहीं करता, लेकिन ना आपको वहाँ काम मिला ना हमें मिला। अब वहाँ है तो बेरोजगार है, यहाँ आके कुछ रोजगार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बिहार सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया गया। लेकिन आज बात स्वास्थ्य की हो रही है तो स्वास्थ्य के लिए भी पलायन कर रहे हैं लोग। आज भी मतलब बड़ी बीमारी तो छोड़ दीजिए, साधारण हार्ट की बीमारी के लिए आप जाइए एम्स में, और वहाँ जैसा कि आपने बोला कि सड़क किनारे जो है जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों टाइम में लोग जो है वो बिल्कुल सड़क पे वो सोए रहते हैं। भीड़ उनकी बिहार वासियों की भीड़ ज़्यादा होती है, कुछ यूपी के भी लोग होते हैं। और वहाँ नंबर लगाने के लिए पंकज जी रात से जो है ना वो बैठ जाते हैं लोग, और वो कितने बजे रात से बैठते हैं पता नहीं।
अब थोड़ी स्थिति अगर यहाँ एम्स की तरफ से सुविधाएं विशेष की गई हैं मुहैया, तो उसमें जो है उतनी भीड़ नहीं होती हैं, लेकिन आज भी जो है बिहार वासियों की भीड़ सबसे ज़्यादा है। हाट में आप जाइएगा, आप अभी ऑनलाइन भी अगर वहाँ पे आप चाहिएगा कि हम बुक कर लें अपॉइंटमेंट, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने कम से कम लगेंगे उसके लिए। और पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ की सरकार है वो जिम्मेदार है। वहाँ पे मैं तो बोला पहले भी कि जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं वो भी जिम्मेदार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिन से शासन कर रहा है, 17-17 साल, 15-15 साल आप जो है मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? न इंडस्ट्री है वहाँ, न वहाँ पे बड़े अस्पताल हैं। अगर आप अस्पताल में जाइएगा तो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी आपको। और मैं एक आंकड़े एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, तो विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का ये आंकड़ा है, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों के 5,674, शहरी क्षेत्रों में 2,874 और दुर्गम इलाके जहां डॉक्टर तो जाना ही नहीं चाहते, वहां 220 पद खाली हैं आज की डेट में भी। जबकि शहरी, ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में अगर सीटों की बात, मतलब उनकी नियुक्तियों की बात करें, खाली पदों की बात करें, तो वो जो है 4,418 जो है वो शहरी क्षेत्रों में, 6,944 जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ, और सुदूर इलाके जो है वहाँ 283 कुल सृजित पद हैं, उसमें से 220 अभी भी खाली हैं। तो ये स्थिति है पंकज जी, तो कैसे क्या होगा बताइए ना। इसमें तो कुछ कहा ही नहीं, बिल्डिंग बना दी है आप, वहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, बिल्डिंग बनी है या फिर उसका क्या बोलते हैं, थोड़ा 2-4 कमरे बढ़ा दिए गए अस्पतालों के। आप जाइएगा तो आपको जो है हर ब्लॉक में अस्पताल मिलेगा, अस्पताल मिलेंगे, हर ब्लॉक में एक अस्पताल है। सदर में जाइएगा तो सदर अस्पताल है जिला में, लेकिन व्यवस्था नहीं है, मशीनें नहीं है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए ना अस्पताल को, तभी तो वहाँ जाएगा तो आपकी जांच होगी, आपका पैथोलॉजी टेस्ट कराना होगा, या तमाम तरह के जो जांचें, इस पैथोलॉजी वगैरह तो मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, बड़े अगर कोई टेस्ट कराने हैं तो कोई सुविधा ही नहीं है। और यही वजह है कि बिहार के, अगर आप शहरों की तो छोड़ दे तो वो अलग बात है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां कुकुरमुत्तों की तरह जो अनऑथराइज्ड क्लिनिक्स हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों का जो है वहां पर एक जाल सा बिछा हुआ है, और बाकायदा वहां रैकेट चलता है, जिसका संबंध ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साथ इनका टाई अप है। वहां के मरीजों को, जो गरीब हैं, जो इलाज के लिए हैं, उनको एक तरीके से वो लोग एक एजेंट का काम करते हैं, और उनको दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, पंजाब और बाकी शहरों में जो हॉस्पिटल में जो है उनको वहां से भेजा जाता है। कमीशन रहता है पंकज जी, सबका कमीशन रहता है। आपको अगर कोई बीमारी छोटी भी हुई है तो पहले तो वो बड़ा बताएंगे आपको, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है कुछ, गांव के आदमी है आप, गांव देहात के आदमी को कहाँ इतना मालूम होता है, और वो जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है जो नाम होता है वो नाम आपके सामने लेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पंकज जी और बताना चाहूंगा आपको, कि जिस झोला छाप डॉक्टर की बात आप बोल रहे हैं, मैं कोरोना काल की अगर बात करूं तो कोरोना काल में वही झोला छाप डॉक्टर जो है ना कई लोगों की जान बचाए हैं। मैं अपने एरिया की बात बोल रहा हूँ, अपने गाँव की बात बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक है लोकल है, वो 2-3 आप देखते ही साइकिल या मोटरसाइकिल के पीछे बांध लेते हैं बैग, और उसी में सारी दवाइयां रखते हैं, वो चलते हैं। तो पता चला मुझे, मेरे बगल में जो ब्लॉक है मेरा, वो मदनपुर ब्लॉक है, और मदनपुर में कम से कम 50 डॉक्टर बैठते हैं MBBS। लेकिन जब कोरोना, तो उस समय सारे डॉक्टर शटर डाउन करके भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और उस स्थिति में जो लोकल जॉब डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर, मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा हूँ, वो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन अनेकों लोगों को उन्होंने जान बचाई। बिल्कुल, देखिए वो एक अभ्यास करते हुए उनके पास जो एक जानकारी हो जाती है, जिसके आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन हम जो बड़े सवाल वो कर रहे हैं वो ये है कि जिस कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये जो चिकित्सा का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये कम से कम जो है वो रोहिणी आचार्य को जो समझ में आ रही है, यही बात कम से कम उनको जो शासन में बैठे हुए जो उनके भाई हैं, और जो सरकार अभी जो महागठबंधन की सरकार है, उनको रहते हुए ये समझना चाहिए कि उनके लिए पिता कितना महत्व रखते हैं, उनके परिवार के सदस्य कितना महत्व रखते हैं। ऐसे में जो रोजाना जो है सैकड़ों की संख्या में जो बिहारवासी जो अपने माता पिता को खो रहे हैं, उनका दर्द कितना बड़ा होगा। क्या वो इलाज के लिए सिंगापुर जा पाएंगे? वो तो कम से कम पटना भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो दिल्ली तो पहुंचते पहुंचते आके दम तोड़ देते हैं। तो उनका दर्द समझिए आप। यही बात हम इस पूरे अपने वीडियो के माध्यम से, इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग आकर्षित करना चाह रहे हैं कि आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कीजिए, ताकि आप लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्तित्व को, मतलब मेरा तो यह कहना है कि देश से क्या, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। इतनी बेहतर व्यवस्था जो है कम से कम आप प्रदान कीजिए बिहार में, कि
उन जैसे जितने भी नेतागिरी करने वाले लोग हैं उनका इलाज कम से कम बिहार में हो सके। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के पास पैसा था तो वो चले गए, वहां जाकर वो इलाज करा के आ गए। या फिर और बड़े बड़े बिहार में कई ऐसे नेता हैं, नीतीश जी हैं, या फिर तमाम मंत्री हैं, या तमाम बड़े लोग हैं जो नीतीश जी आते हैं दांत दिखाने के लिए एम्स आते हैं। वही मैं बोल रहा हूं। तो अब समझ लीजिए, अब दांत दिखाने के लिए बिहार आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था है बिहार में स्वास्थ्य की, वो देख लीजिए। मैं पंकज जी एक बार फिर से आंकड़े दूंगा अपने दर्शकों को। मेरे पास कुछ और आंकड़े हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट को बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के 91,921 पदों में से लगभग आधे से अधिक 46,256 पद आज भी रिक्त हैं जी। और इसके अलावा पंकज जी जो है, इनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के 4,000 और सामान्य चिकित्सकों के 3,000 से ज्यादा पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है प्रति 1,000 की आबादी पर एक चिकित्सक कम से कम होना चाहिए। लेकिन बिहार में 28,000 से अधिक लोगों पर एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है। और पंकज जी थोड़ी सी और जानकारी दे दूं मैं आपको कि प्रदेश में यानी बिहार में 1899 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको PHC बोलते हैं वो है। उनमें महज 439 केंद्र पर ही 4 MBBS चिकित्सक तैनात हैं। तो ये जो है पूरा बिहार की स्थिति है। हमारा मकसद सिर्फ, हम तो चाहते हैं कि बिहार जो लालू प्रसाद यादव जो है वो दीर्घायु हों, वो स्वास्थ्य लाभ लें और बिहार की राजनीति को उनसे लाभ मिले। लेकिन हमारा सिर्फ इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना है कि आज लालू प्रसाद यादव जैसे जो नेता हैं, जिसको मंडल नायक भी कहा जाता है, उनको बिहार में लोग कहते हैं, जिन्होंने दबे कुछ लोग की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया, उनको अपने इलाज के लिए जो है सिंगापुर जाना पड़ा। लेकिन ऐसी नौबत भविष्य में ना आए कि जो नेता हों और आम लोग हों, बिहार वासियों को इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए बिहार से बाहर आना पड़े, दिल्ली आना पड़े। और ऐसे बहुत सारे माता पिता जो बच्चे हैं वो इलाज के अभाव में उनके माता पिता दम तोड़ देते हैं। तो उनके दर्द को समझिए और अभी भी वक्त है, बिहार के लिए कुछ बेहतर काम कर जाइए ताकि जो है एक नई लकीर, नई मिसाल कायम हो सके। पंकज जी मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। जो बजट है कम नहीं है बिहार के स्वास्थ्य का, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है पता नहीं चल पाता है। अगर आप उस बजट को लगाइएगा अस्पतालों को अच्छा करने में, दवाइयाँ मुहैया कराने में, जांच की सुविधा मुहैया कराने में, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेहतर स्थिति बनेगी बिहार के अस्पतालों की। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल, मैं ये आखिरी, हम लोग प्रोग्राम के आखिर में है, मुझे नहीं लगता है फिलहाल तो ये होता, कुछ निकट वर्षों में मुझे नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम देर ही सही, लेकिन कम से कम आप अपनी पिता को ध्यान में रखते हुए आपको ये सोचना पड़ेगा कि बिहार की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जा सके, ताकि बिहार की जो गाढ़ी कमाई है, एक तरीके से समझिए कि ये जो बिहार वासी अपनी जमीन को बेच करके, कर्ज को लेकर के अपनों का इलाज कराने के लिए जो बाहर के राज्यों में जाते हैं, इस तरीके से कम से कम इस तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि बिहार का कम से कम रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और एक बिहार का पैसा जो है बाहर के माने राज्यों में जा रहा है। इसे भी आप इस बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करके आप इसे भी बिहार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर लिख भेजिएगा। मैं पंकज कुमार और मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।